नमस्कार, स्वागत है आपका TWC GS वर्ल्ड में। यदि आपने TWC GS वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC GS वर्ल्ड। हम अपने घटना चक्र के भारतीय इतिहास के तहत अपने आधुनिक भारतीय इतिहास को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं और इसी के क्रम में ये आज आपका लेक्चर नंबर 38। इसी लेक्चर नंबर 38 के तहत हम देखेंगे कि आधुनिक इतिहास में क्या कि विविध में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें। देखो, इसका मतलब ये है कि एक तरीके से यदि देखा जाए, क्योंकि इतिहास जो है देखो कंप्लीट खत्म हो चुका है आपका। जो आपका घटना चक्र का है आधुनिक भारतीय इतिहास जो है वो लगभग लगभग क्या खत्म ही हो गया। लेकिन कुछ इसमें विविध प्रश्न दिए हुए हैं, विविध, और दूसरा दिया हुआ है एक आपका सरकार का, या ये कह लो कि जो हमारी कला और संस्कृति होती है, कला और संस्कृति से लेकर दो टॉपिक बचे हुए हैं इसमें। लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि देखो पीसीएस में या आईएएस में सीधे सीधे सवाल नहीं पूछता किसी भी टॉपिक से। वो सवालों को एक मतलब एक दो टॉपिक को पकड़ेगा और वहां से सवालों को विविध के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा। और इसी विविध के तहत ही हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। अब देखो इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो इसको हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और कई पार्ट्स में डिवाइड करके हम इसको आगे पढ़ने का इसमें प्रयास करेंगे। अब देखो ये जो वीडियो होगा आपका, ये यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीओ, आरओ, एआरओ और अदर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सभी के लिए यूजफुल होने वाले। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इस पार्ट में, और अगले पार्ट में हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए आगे चलेंगे। यदि टाइम बचा तो आज ही इसके कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे देखो, कहता है कि 19वीं शताब्दी में रूस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। रूस एवं ईरान, तो तत्कालीन फारस के नाम से जाने जाते हैं जिन्हें, के मध्य फिर कोम कॉमन चाय की संधि हुई थी। कब? 1828 में। के पश्चात रूस के बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज घबरा गए। इंग्लैंड में विशेषज्ञों ने भारत संकट में है का नारा लगाया। अब एक वैज्ञानिक सीमा की खोज आरंभ हुई और उत्तर पश्चिमी दर्रे भारत के प्रवेश द्वार की चाबी थे। यह सोचा गया कि अफगानिस्तान को एक मित्र या समर्थक शासक के अधीन होना चाहिए। यही एंग्लो अफगान संबंधों का आधार बना। 19वीं शताब्दी में उड़ीसा अकाल अर्थात 1866-67 में जो भीषण अकाल पड़ा था, उसके भीषण रूप धारण किया था उसने। 1865 ईस्वी में सूखा पड़ा और 1866 ईस्वी में उड़ीसा, मद्रास, उत्तरी बंगाल और एवं बिहार में अकाल पड़ा था। अकाल की भीषणता उड़ीसा में अधिक थी और पहली बार इतने व्यापक स्तर पर जन क्षति हुई थी। अनुमान है कि लगभग 13 लाख लोग तो उड़ीसा में ही मृत्युग्रस्त हो गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। इस अकाल को प्रकोप का समुद्र अर्थात सी ऑफ कैलेविटी या कैलिमिटी कहा गया। उड़ीसा अकाल भारतीय अकालों के इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ, क्योंकि इसके पश्चात सर जॉर्ज कैम्बले की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। वस्तुतः पिंडारियों का पहला उल्लेख मुगलों के महाराष्ट्र पर 1679 या 1689 के आक्रमण के समय आता है। बाजीराव प्रथम के काल में ये अवैतनिक रूप में मराठों की ओर से लड़ते थे और केवल लूट में भाग लेते थे। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में पिंडारियों के तीन प्रमुख नेता थे। एक तो था चीतू, बासिल मोहम्मद और करीम खां। ये बासिल मोहम्मद है, करीम खां। 7 जुलाई 1896 को बंबई के वाटसन होटल में मार्बल ऑफ द सेंचुरी के नाम से ल्यू मियरे बंधुओं अर्थात फ्रांस द्वारा भारत में पहला सिनेमा शो आयोजित हुआ। गांधी एवं तिलक दोनों ने ही भारत का व्यापक दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था। तिलक प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टि से वह महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। जीवी मावलंकर जो 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे, ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक विंग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। इस संदर्भ में अंग्रेजों द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि आपकी विंग इस गर्म जलवायु के अनुकूल नहीं है। वे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी बने। प्रख्यात संविधानविद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई और मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। गुरुदेव की संज्ञा प्रसिद्ध साहित्यकार एवं नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर को प्रदान की गई। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 को श्री देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के 14वें बालक के रूप में हुआ था। वर्ष 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में विद्यालय प्रारंभ किया, जो 1921 में विश्व भारती नाम से विश्वविद्यालय या विश्वविख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। 1913 में उनके गीतों की पुस्तिका गीतांजलि को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया था। अब ये ध्यान रखना कि ये एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार था या साहित्य के क्षेत्र में मिलने वाला पहला पुरस्कार था ये। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी अर्थात ग्रेट सेनेटियर
अर्थात महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी जी का मानना था कि वे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के पीछे नैतिक बल प्रदान करते थे। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। भारत छोड़ो आंदोलन जो 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था के समय महात्मा गांधी ने कहा था कि आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के पश्चात कहा था कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने जीवनीकार फ्रैंक मोरिस हैं, अर्थात ये कह लो कि जवाहरलाल नेहरू के जो जीवनीकार है वो फ्रैंक मोरिस है। लॉर्ड माउंटबेटन जो 1947 से 48 ने के बीच विभाजन के दौरान रहे, वह भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी ठहराया था। अगस्त 1923 में संपन्न बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। इसमें लगभग 1500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें सनातनी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख एवं पारसी भी सम्मिलित थे। ब्रिटिश भारत के भूतपूर्व उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के पेशेवर जिले जो अब पाकिस्तान में है के एक गांव में जन्मे अब्दुल गफ्फार खां, सामान्यतः जिन्हें सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी या बादशाह खां या फक्र ए अफगान आदि के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें वर्ष 1987 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर पत्ताभी सितामिया प्रमुख राष्ट्रवादी थे तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार भी थे। वे व्यवसाय से चिकित्सक थे। वर्ष 1939 में वे सुभाष चंद्र बोस से कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हार गए थे। 1929 में भारत सरकार ने भारतीय श्रम पर एक राजकीय आयोग की घोषणा की जो जे.एच. हिटली के अध्यक्ष हुए। इस आयोग का उद्देश्य भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं और बागानों में श्रम की वर्तमान परिस्थितियों, कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य, क्षमता एवं जीवन की स्थिति तथा नियुक्तिकारियों और नियुक्तियों के बीच संबंध पर सिफारिशें करना था। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष 1943 है। इस दुर्भिक्ष से बंगाल में एक अनुमान के तहत 1.5 मिलियन से 4 मिलियन लोग मारे गए थे। शीत युद्ध काल में विश्व स्तर पर शांति और पारस्परिक सहयोग की स्थापना करने के लिए भारत के प्रथम प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। नेहरू तथा भारत की नीति मुख्य रूप से यही रही कि शांति, निरस्त्रीकरण, जातीय समानता का पक्ष लिया जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े शांतिपूर्वक सुलझ जाएं। ज्ञातव्य है कि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर, युगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में युगोस्लाविया की राजधानी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया और गुटनिरपेक्ष देश का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का गोवा पुर्तगाल के अधीन बना रहा। अमेरिका ने वर्ष 1955 में पुर्तगाल के इस दावे का समर्थन किया कि गोवा पुर्तगाल का ही एक प्रदेश है। उसने भारत की तब आलोचना की जब 14 वर्ष तक धैर्य रखने के बाद 1961 में उसने गोवा को फौज भेजकर मुक्त करा लिया। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद के साथ साथ ब्रिटिश उदारवाद एवं महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। वे जर्मन राष्ट्रवाद से किंचित मात्र भी प्रभावित नहीं हुए थे। उनके प्रसिद्ध ग्रंथों में जैसे विश्व इतिहास की एक झलक, आत्मकथा, लेखों तथा भाषणों से उनके समाजवादी विचारों की स्पष्ट झलक मिलती है। महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाल में लगभग 35 महिला स्कूल खोले। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1858 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। अबुल कलाम आजाद देवबंद से संबंधित थे। उन्होंने अल नदवाहा का प्रकाशन किया था। वे वर्ष 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इंडिया विंस फ्रीडम उनकी पुस्तक थी। स्वाधीनता भारत की प्रथम औद्योगिक क्रांति का प्रतिपादन 6 अप्रैल 1948 को औद्योगिक नीति प्रस्ताव में किया गया। इस नीति में पहली बार देश के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना की गई। इसके अंतर्गत सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का विभाजन किया गया और दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग उद्योगों का निर्धारण किया गया। भारत में सर्वप्रथम केरल में 1957 में साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई। नेहरू गांधी जी के सत्य, अहिंसा और अस्पृश्यता जैसे राजनीतिक तथा सामाजिक सिद्धांतों के अनुयायी थे, जबकि कई आर्थिक सिद्धांतों पर दोनों में गहरे मतभेद थे। जहां भारत के आर्थिक विकास के लिए गांधी ने लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया, वहीं नेहरू जी भारी उद्योगों के कारण के पक्ष पोषक थे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कहा था कि डोडो एक विलुप्त पक्षी है की भांति है, साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। प्रथम अणुबम विस्फोट 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया और इसके बाद 9 अगस्त को 1945 को दूसरा अणुबम विस्फोटक जापान के नागासाकी शहर पर गिराया था। देखो, जो 6 अगस्त को गिरा था हिरोशिमा पर वो था लिटिल बॉय।
और जो 9 अगस्त को गिरा था नागासाकी पर, वो था फैट बॉय। ये ध्यान रखना कि कौन कौन से अणुबम गिरे थे। इन दोनों विस्फोटों के परिणाम स्वरूप जापान ने 15 अगस्त 1945 को संयुक्त शक्तियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में फ्रांस में हुई और यह क्रांति सामंतवाद, वर्गीय विशेषाधिकार, भ्रष्ट नौकरशाही और निरंकुश एवं अयोग्य राजतंत्र के विरुद्ध मध्यम वर्ग का विद्रोह था। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु चौथी पदावधि अर्थात 1947 से 1952, 1952 से 1957, 1957 से 62 और 62 से 64 के दौरान 27 मई 1964 को हुई थी। जवाहरलाल नेहरू संसद सदस्य के रूप में इलाहाबाद, अब जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, के फूलपुर के संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जनता पार्टी के मोरारजी देसाई थे, जो 24 मार्च 1977 को इस पद पर नियुक्त हुए। और ये भी ध्यान रखना कि जो मोरारजी बैठे थे, ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होंगे भारतीय इतिहास में। उन्होंने गुजरात के सूरत संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूलतः संस्कृत एवं बंगाली दोनों ही भाषाओं के मिश्रित योग से की थी। यह उनके उपन्यास आनंद मठ में संकलित है। वर्ष 1971 में भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने के बीच जुलाई 1972 में शिमला समझौता हुआ। वर्ष 1999 में कारगिल विवाद के दौरान भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध सफल सैन्यवास की कार्रवाई की थी, जिसे ऑपरेशन विजय की संज्ञा दी गई। ध्यान रखना है कि ऑपरेशन विजय कब चलाया गया था। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की स्मृति में प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को कृषक दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस कलकत्ता, जिसे वर्तमान कोलकाता के नाम से जाना जाता है, 27 दिसंबर 1928 को संपन्न हुई थी। इस कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1910 में की गई थी। ब्रिटिश राज के समय यहाँ राजनीतिक बंदियों को रखा जाता था। हैदराबाद रियासत में सैनिक कार्रवाई के दौरान ऑपरेशन पोलो, ये ध्यान रखना है, देखो ये पैट में ही पूछा गया था ये सवाल कि हैदराबाद की रिहाई के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। यह ऑपरेशन 13 से 18 सितंबर 1948 के मध्य चलाया गया। पश्चिम बंगाल राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। कोलकाता स्थित इस भवन में पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कार्यालय स्थित है। इस भवन के वास्तुविद थॉमस लियोन थे। इसका निर्माण मूलतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जूनियर सर्वेंट्स राइट्स के लिए 1777 में किया गया था। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत की मदद से समझाया है। मार्क्स के विचारों में ऐतिहासिक प्रक्रिया में प्राचीन समाज का आधार दासता, सामंतवादी समाज का आधार भूमि तथा मध्यम वर्गीय समाज का आधार नगद पूंजी है। यही उसकी इतिहास में भौतिकवादी व्याख्या है। उसके अनुसार समाज का इतिहास आर्थिक कारणों से निर्धारित होता है, जिसके मूल वर्ग में वर्ग संघर्ष द्वंद्व होता है। वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर ग्रेगियन कैलेंडर है। यह लगभग संपूर्ण विश्व में प्रयुक्त होता है। फाल्गुन गौंग विश्व विश्वास तथा प्रथा की व्यवस्था है, जो चीन में ली होंगजी द्वारा वर्ष 1992 में स्थापित की गई थी। मदर टेरेसा का जन्म मैसिडोनिया में वर्ष 1910 में हुआ था और 18 वर्ष की आयु में उन्होंने एक मिशनरी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। वर्ष 1929 में भारत आई और यहीं पर रहकर उन्होंने कलकत्ता के लॉरेंटो कॉन्वेंट स्कूल में अध्यापन कार्य किया। 5 सितंबर 1997 को उनकी मृत्यु के समय भारत की नागरिकता प्राप्त थी। उन्हें फतेह सिंह राठौर को टाइगर मैन के उपनाम से जाना जाता है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव श्रीमी भावे भंडार नायक को है, जो श्रीलंका की थी। 10 डाउन स्ट्रीट ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम है। यह ब्रिटेन के फर्स्ट लॉर्ड ऑफ ट्रेजरी अर्थात प्रधानमंत्री का निवास है। यह लंदन की वेस्टमिस्टर सिटी में स्थित है। चीन ने तिब्बत पर वर्ष 1959 में कब्जा किया, जिससे तिब्बत की स्वायत्तता समाप्त हो गई। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस और अन्य स्वतंत्र गणराज्यों के रूप में सोवियत संघ विभाजित हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी अमेरिका प्रभावित पश्चिमी जर्मनी एवं रूस प्रभावित पूर्वी जर्मनी में विभाजित हो गया, जो 40 वर्षों से अधिक समय के बाद 3 अक्टूबर 1990 को पुनः एकीकृत हुआ था। चीन में वास्तविक कागज के प्रथम निर्माण का श्रेय साई लून को प्राप्त है। चीन के लियांग प्रांत के निवासी साई लून ने 105 ईस्वी में कागज निर्माण किया था। 14वीं शताब्दी के में प्रारंभ में पुनर्जागरण को यूरोप में मध्यकालीन सामंतवादी युग की समाप्ति और आधुनिक युग के प्रारंभ के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका प्रारंभ इटली से हुआ। पुनर्जागरण संस्कृति के इटली में प्रारंभ होने के कारण वहां विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता थी। तो देखो ये तो हो गया आपका एक तरीके से देखा जाए तो कॉन्सेप्ट।
अब देखो इसके कुछ प्रश्न भी कर लेते हैं। ध्यान रहे कि प्रश्न जो है वो आज ही कंप्लीट नहीं होंगे, क्योंकि प्रश्न आपके 200 प्लस हैं। और यदि प्रश्न आपके 200 प्लस हैं तो इसमें से आपके कुछ मैं इसमें करा दूंगा, कुछ अगले वीडियो में करा दूंगा। देखो कैसे। तो पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल था जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया था। क्या ये आप देखो ये कह रहा है कि कौन सा इनमें से सही है। ऐसा नहीं था, इसने पुलिस बल स्थापित नहीं किया था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये आपका ठीक है। भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू हुई थी। ये भी ठीक है। इसका मतलब 2 और 3 ठीक है, इसलिए आंसर आपका बी बनेगा इसमें। लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने पुलिस सुधार प्रक्रिया के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया, न कि वारेन हेस्टिंग्स ने। अतः कथन एक असत्य है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम द्वारा 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया। अतः कथन दो सत्य है। भारतीय दंड संहिता 1860 में लॉर्ड कैनिंग के समय में लागू की गई थी। नेक्स्ट। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगानों के संबंध का आधार था? तो ये था आपका रूस, कि रूस अफगान की तरफ से भारत पर आक्रमण ना कर दे। 19वीं शताब्दी में रूस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था, और रूस एवं ईरान, जो तत्कालीन फारिस के नाम से जाना जाता है, के मध्य तुर्कोमन चाई की संधि 1828 के पश्चात रूस के बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज घबरा गए। इंग्लैंड में विशेषज्ञों ने भारत संकट में है का नारा लगाया। अब एक वैज्ञानिक सीमा की खोज आरंभ हुई। उत्तर पश्चिमी दर्रे भारत के प्रवेश द्वार की चाबी थे। यह सोचा गया कि अफगानिस्तान को एक मित्र या समर्थक शासक के अधीन होना चाहिए। यही एंग्लो अफगान संबंध का आधार बना था। नेक्स्ट। देखो कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कौन कौन से युद्ध कब कब हुए ये आपको ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखेंगे? देखो अब इसमें देखो कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था। देखो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध एक तरीके से ऐसे देखो कि 1775 में क्या घटित हुआ था। वो 1775 में जो आपका घटित हुआ था वो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तो 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। एक का 3 देख लो इसमें कहाँ है, तो एक का 3 केवल एक में ही है, आपका सी बन जाएगा। अब आप चाहो तो मैच करा सकते हैं। तो 1780 में क्या हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इसी देखो 1780 से आप ये कह लो कि 84 के बीच में ये युद्ध चला था, और 82 में 1782 में ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, घायल हो जाता है और मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस युद्ध को आगे बढ़ाने का काम उसका पुत्र टीपू करता है। और 1824 में क्या हुआ? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। और 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। 1775 से 82 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। 1780 से 84 के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में अंग्रेजों तथा हैदर अली के बीच हुआ। आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को पराजित कर दिया। और 1824 से 26 के बीच लॉर्ड एम हर्स्ट के कार्यकाल में, जो 1823 से 28 के बीच का था, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। ब्रिटिश सेना ने बर्मा सेना को पराजित कर यार्डवू की संधि अर्थात जो 1826 में हुई थी के लिए प्रेरित किया। ऑकलैंड 1836 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। इसके शासनकाल में महत्वपूर्ण घटना प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की थी, जो 1838 से 42 के बीच चलेगी। नेक्स्ट। फिर से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। अब देखो फिर से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, अभी आपको बताया था कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 1784 के बीच हुआ। ये आपका, इसका मतलब ए का 2 बनेगा। तो इसका भी, बी को भी हटाओ, सी को भी हटाओ, डी को भी। ए इसी से यदि आपको यही पता होता कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ तो इसी से आपका आंसर निकल गया। बाकी आप मैच करा सकते हैं। जैसे द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कब हुआ? तो द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो हुआ था वो आपका 1750 से 54 के बीच हुआ था। फ्रांसीसी द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी कह सकते हैं, और इसे द्वितीय कर्नाटक युद्ध भी के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखना। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? देखो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1803 से 1805 के बीच हुआ। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था वो 1878 से 80 के बीच हुआ। ये आपका आंसर बनेगा ए। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1780 से 84 के बीच, और द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 54 के बीच, या 1749 से 54 के बीच भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। इसे ध्यान रखना, यह कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805, और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था 1878 से 80 के बीच हुआ था। नेक्स्ट। फिर से सम्मिलित करना है। देखो इलाहाबाद की संधि कब होती है? बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर का युद्ध कब हुआ? वो हुआ था आपका 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। अब तो इलाहाबाद की संधि होती है जस्ट इससे 1 साल बाद, तो 1765 में। तो इलाहाबाद की संधि जो हुई थी वो 1765। एक का 4 देखिए, एक का 4 केवल बी में है आपका। इसे भी हटाओ, इसे भी हटाओ, इसे। तो आंसर तो मिल गया। एक्सला चैपल की संधि, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 में प्रारंभ हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध। ओ एक्सला चैपल की जो संधि हुई थी, सॉरी,
ये 46 में नहीं, ये 48 में होगी, क्योंकि युद्ध तो प्रारंभ होगा 46 में, लेकिन संधि कब होगी? 1948 में। तो ये आपका ये बनेगा। उसी तरीके से ला बुर्देनास पर मद्रास का अधिकार जो हुआ था, वो हुआ था आपका एक तरीके से 1740। और डुप्ले की पद, डुप्ले को जो पद से बुलाया गया था वो बुलाया गया था 1754 में। और डुप्ले के बाद में कौन आया था, ये जरा कमेंट बॉक्स में बताना कि डुप्ले के बाद कौन आया था गवर्नर बनकर फ्रांस का। तो आंसर तो इसका बी बन जाएगा। इलाहाबाद की संधि 1765 में, एक्सेल चैपल की संधि 1748 में, और लाबोर्दने द्वारा मद्रास पर अधिकार जो हुआ था 1746 में। डुप्ले का पदच्युत अर्थात डुप्ले को गवर्नर जनरल के पद से हटाया गया था 1754 ईस्वी में। नेक्स्ट, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये ध्यान रखना है। देखो, पुणे जजिया लगाना रुखसियार ने लगाया था, ये आपका ठीक है। मसूलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ड ने किया था, ये भी ठीक है। सती प्रथा पर निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में लगाया था, ये भी ठीक है। दास्ता का अंत मेलकम ने नहीं किया था, आंसर इसका क्या लगेगा? डी लगेगा। अब देखो इसका, फर्रुखसियार द्वारा जजिया कर आरोपित किया गया तथा सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा किया गया था। जबकि तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान कर्नल फ्रांसीसी फोर्ड के नेतृत्व में अप्रैल 1759 में मसूलीपट्टनम पर अंग्रेजों ने अधिकार किया था। मेलकम एक अमेरिकी पादरी थे जिन्होंने भारत की यात्रा 1830 के दशक में दक्षिण भारत में दास्ता का ब्यौरा दिया था, परंतु दास्ता के अंत से उनका नाम नहीं जुड़ा। दास्ता का अंत 1843 में लॉर्ड एलन बरो ने किया था। भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्राय संबंधित माना जाता है? देखो, ये थे थॉमस मुनरो साहब, आंसर इसमें ए लगेगा आपका। भारत के संदर्भ में शासन के पितृसत्तात्मक स्वच्छंद दृष्टिकोण प्राय थॉमस मुनरो जो 1761 से 1827 तक, मेलकम 1769 से 33 तक, एल्फिस्टन 1779 से 1859, मैटकॉफ 1785 से 1846 आदि ब्रिटिश प्रशासकों से संबंधित माना जाता है। ये भारतीय गांवों के गणतंत्रात्मक स्वरूप के प्रमुख समर्थक थे। मुनरो ने मद्रास में 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े इस अकाल को प्रकोप का समुद्र अर्थात सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है। देखो, ये हुआ था आपका उड़ीसा में। उड़ीसा में जो अकाल पड़ा था 1866-67 के बीच में, इसी को ही समुद्र का प्रकोप कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में उड़ीसा में अकाल 1866-68 में भीषण रूप धारण किया। 1865 में सूखा पड़ा और 1866 में उड़ीसा, मद्रास, उत्तरी बंगाल, बिहार में अकाल पड़ा। अकाल की भीषणता उड़ीसा में अधिक थी। पहली बार इतने व्यापक स्तर पर जन क्षति हुई। अनुमान है कि लगभग 13 लाख लोग तो उड़ीसा में ही मृत्युग्रस्त हो गए। इस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा गया। इस उड़ीसा अकाल भारतीय अकालों के इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ, क्योंकि इसके पश्चात सर जॉर्ज कैम्बेल की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? तो ये हुआ था स्ट्रेची आयोग द्वारा, आंसर आपका सी होगा इसमें। 1866 में जॉर्ज कैम्पबेल के अधीन अकाल आयोग स्थापित किया गया, जिसने राहत सेवा को सरकार की जवाबदेही माना। 1876-77 में अकाल के बाद 1878 में स्ट्रेची आयोग बनाया गया, जिसकी अनुशंसा पर 1883 में अकाल संहिता बनाई गई थी। तो देखो, मिलान करना है किस किस के समय में कौन कौन से आयोग बने थे, ये आपको ध्यान रखना है पूरी तरीके से। देखो, जो एंड्रयूज फ्रेजर थे, एंड्रयूज फ्रेजर ने पुलिस आयोग का निर्माण किया था, ये आप ध्यान रखना। तो ए का 3 देख लो किसमें है, तो ए का 3 देखो दोनों में, तो सी और डी को तो आप हटा ही सकते हैं बिल्कुल पूरी तरीके से। अब कहता है कि एंटनी मैकडोनल ने जो किया था वो अकाल आयोग से संबंधित है, तो इसका मतलब अब आपका क्या बनेगा? ए ही बन जाएगा। और कॉलिन कॉलिन स्कॉट मैनक्रिफ जो थे सिंचाई आयोग से संबंधित, और थॉमस रॉबर्टन ये थे रेलवे आयोग से संबंधित, इसलिए आंसर ए बनेगा। एंड्रयूज फ्रेजर पुलिस आयोग से 1902 से 3 के बीच, एंटनी मैकडोनल अकाल आयोग से संबंधित है, 1901 में बना था। और कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ सिंचाई आयोग से संबंधित है, जो 1901 में बना। ये भी थॉमस रॉबर्टसन रेलवे आयोग के अध्यक्ष थे, जो 1901 में बना था। फिर से सुमेलित करना है। देखो, कौन कौन से सुमेलित है, कैसे कैसे सुमेलित करना है, ये आपको फिर से देखना पड़ेगा यहाँ पर। ये कह रहा है कि कौन कौन सा ही सुमेलित है, अब इसमें देख लेते हैं। देखो, 1767-69 के बीच प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, नहीं। आंग्ल मराठा युद्ध इस बीच में नहीं हुआ था, 1775 से स्टार्टिंग होती है उसकी। इस तो 1767 और 69 में क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये ध्यान रखो। इस बीच में, इसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरह से हराया था। 1790 से 92 के बीच तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तृतीय मैसूर युद्ध, हाँ जी, ये हुआ था, ये ठीक है आपका। तो जहां जहां दो है उसे ले लो। तो देखो, दो तो तीनों में ही है। आगे बढ़ो, देखो एक तो है ही नहीं, तो इसे भी हटा दो यहाँ से। अब आपके पास अगला देखो, 1824 से 26 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, क्या ऐसा था? ऐसा, हाँ, ऐसा था कि 1824 से 26 के बीच बर्मा युद्ध हुआ था।
तो इसका मतलब क्या है, अब 2 और 3 ही सही है आपके। 1845-46 के बीच द्वितीय सिख युद्ध नहीं हुआ था। आंसर आपका डी बनेगा इसमें। देखो, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण मराठों के आपसी झगड़े थे तथा अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं थी। जिस प्रकार क्लाइव ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में द्वैत शासन की प्रणाली स्थापित की थी, उसी प्रकार द्वैत शासन प्रणाली कंपनी महाराष्ट्र में भी स्थापित करना चाहती थी। 1782 में साल बाई की संधि अंग्रेज तथा महादजी सिंधिया के बीच हुई थी से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया और तथा एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को लौटा दिए गए। अगले लगभग 2 दशकों तक शांति बनी रही। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ। यह युद्ध अंग्रेजों तथा टीपू सुल्तान के मध्य हुआ। अंग्रेजों ने मराठा तथा निजाम के सहयोग से श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया। मिडोज के नेतृत्व में टीपू पराजित हुआ। मार्च 1792 में अंग्रेजों और टीपू के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों तथा उसके सहयोगियों को देना था। साथ ही युद्ध के हट जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए की राशि अंग्रेजों को देनी पड़ी। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था 1824 से 26 के बीच। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एमस्ट के काल में 1823 से 28 के बीच लड़ा गया। यह युद्ध ब्रिटिश औपनिवेशिक स्वार्थ के कारण लड़ा गया। 1825 में ब्रिटिश सेना के सैनिक कमांडर ने बर्मा सेना को परास्त कर 1826 में यान्डबू की संधि की। इस संधि के बाद अंग्रेजी अधिकार वाले क्षेत्र का विस्तार हो गया तथा इनके प्रभाव में भी वृद्धि हुई थी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 और 49 के बीच हुआ। इस युद्ध का तात्कालिक कारण मुल्तान के सूबेदार मूलराज का विद्रोह था। मूलराज शेर सिंह और छतर सिंह ने पंजाब को ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त कराने के लिए विद्रोह किया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी 1845 से 46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। इस प्रकार 2 और कथन युग्म सम्मिलित होंगे आपके। नेक्स्ट, निम्नलिखित सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनना है। देखो, इसमें क्या क्या होता है ये आपको देखना है। अब इसमें देखा है डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस। देखो, डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस जो आई थी वो 1876 में आई थी और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाया गया था वो 1878 में लाया गया था। अब देखो, आप क्रम से लगा सकते हैं इनको। उसी तरीके से नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध एक्ट जो लाया गया था वो आपका इसमें 1890 में लाया गया था। अब यहाँ पर आप इनको मैच करा लीजिए कि क्या होगा। देखो, ए बी सी और डी आपके आंसर लग जाएंगे। यहाँ पर ए बी सी डी ये क्रम से ही लगेंगे, इसलिए आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा। डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, बंगाल टेनेसी एक्ट 1885 और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एक्ट अधिनियम जो लाया था 1890 में आया था। नेक्स्ट, सुमिल की बाल विवाह से कौन संबंधित है, ठगी प्रथा से किसने अंत किया था। देखो, इसमें क्या होगा कि बाल विवाह का जो संबंध था वो एमजे रनाडे से था। ए का आपका 3 लगाना है, तो ए का 3 लगाते हैं आपको आंसर मिल जाएगा। इन तीनों को हटा दो तो ए ही इसका आंसर होगा। अब बी का लगा लो, ठगी प्रथा का अंत किया था कर्नल सिलीमैन ने। उसी तरीके से विधवा पुनर्विवाह को ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रोत्साहित किया था और पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। आंसर आपका ए होगा इसमें। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाने वाले एमजे रनाडे ने बाल विवाह, स्त्रियों की स्वतंत्रता तथा विधवा विवाह का निषेध आदि कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई। इन्होंने दक्कन शिक्षा समिति की स्थापना की। ठगी प्रथा का अंत विलियम बेंटिंग के काल में 1828 से 35 के बीच हुआ। बेंटिंग ने कर्नल सिलीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया और 1837 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया और सती प्रथा तथा शिशु हत्या को बंद करने से ही स्त्रियों की अवस्था नहीं सुधरी, अपितु उनके लिए विधवा विवाह की अनुमति और विवाह की आयु बढ़ाने जैसे सकारात्मक कार्य करने आवश्यक थे। इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य ईश्वरचंद्र विद्यासागर का था। इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ, जिसके अंतर्गत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उसी विवाह से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित किए गए। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। वस्तुतः पिंडारियों का पहला उल्लेख मुगलों के महाराष्ट्र पर 1689 में आक्रमण के समय आता है। बाजीराव प्रथम के काल में अवैतनिक रूप में मराठों की ओर से लड़ते थे और केवल लूट में भाग लेते थे। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में पिंडारियों के 3 प्रमुख नेता थे, चीतू, बासिल मोहम्मद और करीम खां। पिंडारियों का दमन करने के उद्देश्य से लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1,13,000 सैनिक तथा 300 तोपें एकत्रित की। उत्तरी सेना की कमान उसने स्वयं संभाली तथा दक्षिणी सेना की कमान सर टॉमस हिस्लॉप को दी। 1817 ईस्वी तक पिंडारी चंबल नदी को पार कर खदेड़ दिए गए तथा जनवरी 1818 तक उनका संगठित दल छिन्न भिन्न हो गया। अंततः 1824 ईस्वी तक पिंडारियों को पूरी तरीके से या पिंडारियों का पूरी तरीके से सफाया कर दिया गया। नेक्स्ट, निम्न कथनों का परीक्षण करना है और ये कहना है कि कौन कौन से इसमें सही होंगे। अब देखो कौन कौन से सही हैं। यदि देखो, कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में से संघर्ष किया, जबकि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में खान अब्दुल खान ने रोहिलखंड में नेतृत्व किया था। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था।
तात्या टोपे ने नाना साहब की सहायता से कानपुर में फौजों का नेतृत्व संभाला था। जीनत महल ने फैजाबाद में इसकी कमान संभाली थी। तो इनमें से मैचिंग नहीं होता कुछ भी। जरा इसकी व्याख्या देखो, व्याख्या क्या कहती है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को शहर में नियुक्त राज्य अमेरिका में की थी। इन्होंने गदर नामक एक समाचार पत्र भी निकाला जिसका प्रथम अंक 1 नवंबर 1913 को निकला था। और 1914 में इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका छोड़कर स्विट्जरलैंड जाना पड़ा जब इन्होंने एक अन्य ब्रिटिश विरोधी समाचार पत्र वंदे मातरम निकाला। तो ये तो जो है देखो, ये जो पीछे का सवाल है ना, ये पीछे का सवाल मिसमैच हो रहा है आगे के सवाल से, तो इसे आप यहीं छोड़ दीजिए फिलहाल। आप आगे बढ़ जाइए इसमें। अब देखो, कहता है निम्नलिखित विज्ञापन, कह रहा है कि द मार्वल ऑफ द सेंचुरी, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, द लिविंग फोटोग्राफिक पिक्चर्स इन लाइफ साइज रिप्रोडक्शंस सिनेमेटोग्राफी, ए फ्यू exhibitions विल बी गिविंग एट वाट्स ऑन होटल टू नाइट। कहता है 7 जुलाई के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। कब छपा था ये पूछना चाह रहा है आपसे कि ये कब छपा था। देखो ये छपा था 1896 ईस्वी को, 1896 ईस्वी में ये छपा था। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखो, इसके बारे में आपको इतना ही रखना है, यहीं रोकेंगे वीडियो को क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा ये, इसलिए पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब देखो, यदि लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। और वहाँ पर एक लेक्चर से लेकर 40 लेक्चर तक मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए एक ही साथ। चाहे तो उसका प्रिंट आउट निकलवा कर भी अपने पास रख सकते हैं, फिर चाहे आप पीडीएफ के रूप में भी उसे पढ़ सकते हैं। और उसके साथ साथ यदि हिस्ट्री की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए या पॉलिटी की चाहिए या हिंदी की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए जो मैंने यूट्यूब पर कंप्लीट पढ़ा रखी है, तो आप वो मेल के माध्यम से बता सकते हैं। हालांकि इनमें से कुछ लिंक आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे, यदि नहीं मिलते तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं, तो वहाँ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।